Good morning friends, myself संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आर्मी टेक्निकल कंसर्निंग जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ामिनेशन पेपर है जो कि 7 दिसंबर 2020 में हुआ था रिसेंटली त्रिची यानी तमिलनाडु, वहाँ का पेपर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। 1400 से ज़्यादा वीडियो, साथ में अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए ट्रेड वाइज आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम आपको स्पीड पोस्ट भेजा जाएगा। मैथमेटिक्स की हैंड रिटन जो भी आप देख रहे हैं इनका ब्लैक एंड वाइट आपको कॉपीज़ घर पर पहुंच जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सर मुझे टाइम सेव करनी है, इतने वीडियोस एक साथ नहीं देख पाऊँगा, मैक्सिमम मैं रेफ़र करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इट इज़ बिलो 1500 ओनली, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वॉच आर्मी सिलेक्शन इन 6 आवर्स वीडियो आप यूट्यूब में जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, जिसमें आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, जिसको आपको 2100 PDF ऑफ GK और GS फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हम इनके अंदर क्या क्या सवाल है और क्या क्या सवाल आया था 27 दिसंबर को, उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कि आर्मी टेक्निकल उस दिन GD और ट्रेड्समैन का एग्ज़ामिनेशन हुआ, पर मेरे पास सिर्फ GD और टेक्निकल का ही पेपर मिल पाया और मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। पहला सवाल है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट। इस सवाल ऑलरेडी वाइजैग में आया हुआ था, बेंगलुरु में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया हुआ था। एक महिला पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया इंडिया से कौन है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला वुमेन जो है जापानीज़ औरत है, इसका नाम है जुंको ताबी। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को चढ़ा उन्होंने 8848 मीटर्स, जो कि आप जानते हैं। बिचेंद्र पाल पहला इंडियन कह सकते हैं 1984 में। और योको ओनो एक मल्टीमीडिया आर्टिस्ट है दोस्तों। और आंग सुंग सूकी एक आप जानते हैं, ये काउंसलर है बर्मा यानी म्यांमार का। आप इंटरनेट में चेक करने से आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वो हेल्ड एट, जो कि ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार होता है। तो इस बार जो ओलंपिक गेम्स होगा, जो कि 2021 में जापान में होने वाला है, टोक्यो, 1 साल का पोस्टपोनमेंट हो गया। अब यहाँ पे एथेंस में सबसे पहले ग्रीस देश में यहाँ पे जो भी एथेंस के अंदर यहाँ पे हुआ था सबसे पहले। बाकी स्पार्टा एक किसी बंदे का नाम है, सेंट लुइस भी आप जानते हैं, और रोम जो कि इटली का कैपिटल है दोस्तों। आपको ओलंपिक्स जो भी 5 रिंग है, 5 कंटिनेंट को इंडिकेट करता है। उसका जो मेन मोटो है सिटियस अल्टियस फोर्टियस, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। पनामा कैनाल आप जानते ही हैं, किस 2 ओशन को जॉइन करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पनामा कैनाल जो है अटलांटिक और पैसिफिक इन दोनों ओशन को जॉइन करता है, मतलब उसके बीच में ये कैनाल आप देख सकते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा पूछा गया है, आपको पता होना ज़रूरी है किस किस का बर्थ प्लेस क्या क्या है। वैशाली बर्थ प्लेस किसका है, ठीक आपको पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वैशाली किसका बर्थ प्लेस है। यहाँ पे अगर देखा जाए गौतम बुद्धा का लुम्बिनी गार्डन्स आप जानते ही हैं, जहाँ इनकी सबसे पहले बर्थ हुआ था। बोध गया जो कि जहाँ पे एनलाइटनमेंट हुआ, इसको बुद्धा यानी एनलाइटनमेंट होता है दोस्तों, जिसको गौतम बुद्धा का एनलाइटनमेंट बोध गया में हुआ था अंडर पीपल ट्री। सारनाथ जो कि आप जानते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, ये अशोका ने बनाया था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखने को मिलता है। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी है जो कि इसको टैक्जिला के नाम पे भी आप जानते हैं। अब बात आता है दोस्तों चंडीपुर। चंडीपुर जो है आप उड़ीसा के स्टेट के अंदर चंडीपुर देख सकते हो। यही सवाल था कि कहाँ पर उपस्थित है। अगला आपको हर चीज़ पता होना ज़रूरी है। रेस्पेक्टिव अगर मैं पूछूं दार्जिलिंग कहाँ पर है,
तो आपको पता होना चाहिए दार्जिलिंग किस स्टेट पे पड़ता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, रीजनिंग का सवाल है जो कि 6th, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज D8 अल्फ़ा चार्ली 10 ब्रावो 12 चार्ली। इसके बाद जो आएगा देखिएगा यहाँ पे डेल्टा चार्ली ब्रावो DCBA। सो आपको सबसे पहला ए से होगा। नंबरिंग देखिए 8 10 12 14 आना चाहिए। A14 तो हाई। अब देखिए ABCD आएगा, तो यानी B इज़ द राइट ऑप्शन। चिल्लर सवाल है, इनको तो आपको लूटने का। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पॉलिश इज़ रिटन एज, जो कि आप जानते हैं पॉलिश को जिस हिसाब से उसने लिखा है एज MLIFPE, जो कि बीच में आप 2 लेटर का फ़र्क आप देख सकते हैं, जो कि आपको आंसर AFD आएगा। देखिएगा किस हिसाब से लिखा है, समझिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर मटेरियल के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 7667302252। हम आपको ज़ेरॉक्स करके यहाँ से सीधा घर पर पहुँचाएँगे। आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। अपना दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों, इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया का टॉप मोस्ट चैनल है दोस्तों। इतनी बढ़िया मेहनत करके हमने आपको किया है। 1400 से ज़्यादा वीडियो हमने इसमें इंसर्ट करने की कोशिश की है। ए इज़ ओल्डर दैन बी, सी इज़ ओल्डर दैन बी बट यंगर दैन ए। यहाँ पे देखिए ए जो है बी से बड़ा है। अब बात आता है यहाँ राइट साइड में देखिएगा, जो बड़ा है ऊपर लिखा है ए इज़ ओल्डर दैन बी। अगला सी इज़ ओल्डर दैन बी पर यंगर दैन ए, यानी बीच में आ जाएगा एक और बी के बीच में। डी इज़ यंगर दैन टू ई, यहाँ पे जो डी जो है यंगर दैन ई है, मतलब छोटा है। और डी एंड बी बोथ, मतलब यहाँ कह रहा है कि अब यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए बी का ई का भी यंगर है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे पूछा गया यंगेस्ट कौन है, तो कि खुद डी है दोस्तों। उसके हिसाब से आप लोग रिलेशन बन जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ओल्डेस्ट इसमें ए रहेगा, बी मिडिल में देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको चिल्लर सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर, जो कि आप जानते हैं 58 52 46 49 34। इनमें जो सीक्वेंस बन रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका अगला क्या आंसर आएगा। ये मैंने हाफ किया है, आप खुद करके मुझे बताएंगे इसमें आपको क्या सही लगा। ये ब्लड रिलेशनशिप का एक सवाल है दोस्तों। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमन सेड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन, जो कि आप जानते हैं हस्बैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमन सेड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमन। यहाँ पे जो भी बन रहा है यहाँ पे वो खुद हस्बैंड है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है एक औरत, वो कह रहा है कि वुमेन सेड, वो लड़की ने क्या कहा, उस औरत ने हिज वाइफ, जो बंदा को दिखा गया हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, उसका बाप का अकेला डॉटर यानी खुद ही है दोस्तों, बस उसके लिए वो पति है, बस हस्बैंड है। अगला देखिए फिजिक्स का सेक्शन सी, वर्किंग ऑफ रॉकेट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो कि आप जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ही आपको दोनों नहीं देगा, आपको सिर्फ एक ही देगा, न्यूटन थर्ड लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि रॉकेट का प्रिंसिपल है दोस्तों। बाकी केपलर जो है, जोहानिस केपलर, जो कि केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन जो आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉ जो कि ग्रेविटेशन है दोस्तों, कूलम्स लॉ जो कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और कूलम्स का कंसर्निंग। अब बात आता है दोस्तों पहला इलेक्ट्रिसिटी बैटरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ सवाल हमने आप लोगों को खुद फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, आपको पता होना ज़रूरी है। न्यूटन जो कि ग्रेविटेशन है दोस्तों, गैलीलियो जो कि टेलीस्कोप है दोस्तों, वोल्टा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स। अब बात आता है इलेक्ट्रिक बैटरी का, जो कि फाइंड आउट करने वाला उस बंदे का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पैरेलल बीम्स कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड, जो कि आप जानते हैं सूरज से जो कि आते हैं रेस, वो सूरज से जो भी बीम आते हैं कमिंग फ्रॉम द सन, जहाँ पे कन्वर्जेंस हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस, फोकस या पोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि
सूरज से जो भी रोशनी आता है वो फोकस है। सूरज जो है फोकी है, जो आपको पता होना ज़रूरी, जिसको सेंटर में उसको फोकी कहा जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इज़ इक्वल टू कितने डिग्री फ़ारेनहीट होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहीट स्केल में होता है। -40 डिग्री जो है दोनों बराबर होते हैं, पैरिटी कहते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं खुद MBA किया हुआ है HR फ्रॉम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, और आई हैड गिवन माई मैक्सिमम एफर्ट टूवर्ड्स यू पीपल। अगर आपको लगता है कि सर आपने जो भी किया हमारे लिए बहुत अच्छा है, आप सच बता रहा हूँ, यू विल गेट सेलेक्टेड। फ्रैंकली आपकी डेडिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगला देखिए दोस्तों, विच कलर डिविएट्स लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, जो कि कम डिविएट होता है, यानी काफ़ी दूर ट्रैवल करता है। जो कम डिविएट करने वाला वो है लाल, इसीलिए हम लाल जो है लाल बत्ती में यूज़ किया जाता है। विबजीआर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो कि ऊपर सबसे कम डिविएट होता है। सबसे ज़्यादा डिविएट होने वाली वायलेट है दोस्तों। सो रेड कलर यूज़ किया जाता है ट्रैफिक लाइट्स में। व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? ये ओमेगा कहते हैं। इसका यूनिट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या इसका यूनिट है। एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस आर इक्वल, जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों का स्केल बराबर होता है। C-0/100 इज इक्वल टू F -32/180। इस पे अगर आप -40 करेंगे, चाहे C का करो चाहे F का करो, आराम से आपको मैक्सिमम वैल्यू जो भी रहेगा -40 ही रहेगा। बैरोमीटर में कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है जो कि एडहेसिव नेचर होता है? एडहेसिव यानी उसकी वॉल्स ऑफ द जो भी उस पर टिकता नहीं है, वो है मर्क्यूरी दोस्तों। बाकी अल्कोहल भी होता है, काफ़ी सेंसिटिव टेम्परेचर मेजर करने के लिए यहाँ पे मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। पावर ऑफ द लेंस इज़ मेजर्ड इन, जो कि पावर ऑफ द लेंस, जो कि लेंस का जो भी उसका जो साइट है, उसका लेंस का पावर डायप्टर में यानी D, कैपिटल D होता है, मेजर किया जाता है। अब बाकी लीटर जो है, गैलन आप भी जानते हैं, गैलन पानी का वॉल्यूम मेजर करने के लिए अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है, और लीटर जो है पानी का मेजरमेंट करने के लिए लीटर्स में। वेलोसिटी जो कि जानते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी अलग ही स्पीड के लिए होता है। और यहाँ पे सेंटीमीटर जो कि डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ किया जाता है। 1 हॉर्स पावर जो कि कितने के बराबर होता है दोस्तों? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है यहाँ पे 1 किलोवाट अगर दिया जाए देन 1000 है दोस्तों। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट है दोस्तों। बाकी आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका अपना अपना जगह आपको याद रखना ज़रूरी है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ आल्सो नोन एज, जो कि स्नेल्स लॉ होता है, जिसमें एक लॉ होता है रिफ्रैक्शन का अलग अलग आपको पता होना ज़रूरी है। स्नेल्स लॉ यानी यहाँ पे यंग्स मॉडुलस sin A by sin R होता है, और यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है स्नेल्स लॉ डील करता है। और हाइगेन्स और मैक्सवेल्स और न्यूटन्स अलग अलग इन्होंने अपना अपना फॉर्मुलेट भी किया है। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड एज, जो कि यहाँ पे प्रेशर जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, जो कि यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, जो कि यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया F/A, सो यहाँ पे प्रेशर का बराबर होता है। बाकी पावर W/T यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, जॉल वर्क होता है। और यहाँ पे फोर्स अगर दे जाए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सिलरेशन है दोस्तों। जो भी यहाँ पे दिया गया फोर्स पर यूनिट एरिया यानी यहाँ पे बराबर बन रहा है प्रेशर का दोस्तों। अब डाइन जो है किसका यूनिट है? ये इकाई है फोर्स का। बाकी आप जानते हैं पावर का जो इकाई है वो वाट में होता है, और वर्क जॉल, और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, जो कि आप खुद ही कर लीजिएगा। व्हाट इज़ अ राइट सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स, जो कि आप जानते हैं प्राइमरी कलर्स यानी ब्लू, ग्रीन एंड रेड होता है, जो कि यहाँ पे आपको बेसिक प्राइमरी कलर्स है, और इन तीनों को मिला के हर अलग अलग कलर्स बनता है। जैसे कि आप प्रिंटर में देख सकते हो, सियान होता है, अलग अलग कलर्स उसमें मिक्स करके बनता है। आपको पता होना ज़रूरी है जो बेसिक प्राइमरी कलर्स है उससे क्या क्या बनेगा। आप मेरा अलग उसका एक वीडियो बनाया गया है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। ये फोटो सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, जो कि फोटो सेल आप घरों के ऊपर छत पे आप रखते हैं, सोलार में यूज़ किया जाता है, जिसमें सोलार एनर्जी से सीधा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है दोस्तों। सो यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ कन्वर्जन होता है, एनर्जी कन्वर्जन, जो कि केमिकल सेल्स बैटरी होता है, बैटरी सीधा इलेक्ट्रिसिटी
पैदा करता है। सो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं कहूँ सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो कि फल देते हैं पेड़, केमिकल देते हैं, तो सोलर एनर्जी से एनर्जी लेते हैं पेड़, सीधा फल आपको खाने पीने के लिए देते हैं, वो केमिकल एनर्जी है। ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कह सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एग्जाम्पल है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, मैकेनिकल का अलग है, केमिकल का अलग है। मैथमेटिक्स सेक्शन अगर देखा जाए, ए एंड बी दोनों एक साथ 12 दिन में काम करते हैं एक काम, बी एंड सी 15 दिन उसी काम को लेते हैं, और सी एंड ए 20 दिन लेते हैं। हमने बोला 12, 15, 20 का जो एलसीएम बनेगा वो 60 बनेगा, 12 5 या 15 4 या 23 जा, यानी यहाँ जो एलसीएम बनेगा कुल मिला के टोटल वर्क है, यानी टोटल अंडे कितने हैं यहाँ पे 60 है। तो ए बी दोनों मिलके 12 दिन अंडे खाते हैं, एक दिन में ए बी 5 अंडे खाते हैं, बी सी 4 अंडे खाते हैं, सी ए 3 अंडे खाते हैं, यानी कुल मिला के एक दिन के अंदर ये ए बी बी सी सी ए दो बार आए हैं ना सभी लोग। तो यहाँ पे क्या है 5 4 3 कितना हुआ 12 अंडे दो बार ये लोग खाते हैं, पर हमें एक ही दिन में एक ही बार खाना है, तो आप डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए करने से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तब जाके 12/2, यानी ए बी सी अकेला एक दिन में 6 अंडा खाते हैं। जब 6 अंडा खाते हैं, कुल मिलाकर 60 अंडा खाने के लिए उनको 10 दिन लगता है दोस्तों, यही आपको पता होना ज़रूरी है। अगला देखिए, ए रूम इज़ 5 मीटर्स लॉन्ग, जो कि लॉन्ग 5 मीटर है, जैसे यहाँ पे जो भी लेंथ है 5 मीटर है, ब्रेड्थ है 3.5 है, हाइट है 3 है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप जानते हैं, जो कि 2h × L+B, इसमें करने से आराम से आपको 51 मीटर क्यूब बन सकता है। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 631 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं 631 को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको 45 ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको 26 स्क्वायर बन सकता है। यही पूछा गया है दोस्तों। द सम ऑफ द टू नंबर्स, जो कि x + y 8 है, और इफ़ द सम ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस। अब देखिएगा, इफ़ द सम इज़ x + y = 4 × x - y, बोला ना x - y जो डिफरेंस का 4 गुना है, तो आराम से आपको यहाँ पे x - वैल्यू 2 बनेगा, x + y वैल्यू 8 बनेगा, तो आराम से 5 और 3 इसका आंसर बन जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो कि दिया गया है 40 km/h, इट क्रॉसेस ए पोल इन 18 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम है दोस्तों। यहाँ जो स्पीड दिया गया है वो km/h में दिया गया, लेकिन ट्रेन का लेंथ कभी भी देखो वो मीटर्स में होता है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, यानी तुम किलोमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हो, न्यूमरेटर में 5 होता है तो लिटिल नंबर होता है, अगर मीटर से किलोमीटर बड़ा संक कर रहे हो तो 18 होता है। सो ओवरऑल यहाँ पे 5/18 से करने से आपको स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस है, लेंथ है 200 मीटर बन जाएगा। अगला देखिए, गैरिजन ऑफ 1000 men हैड प्रोविजनल फॉर 48 डेज। उनके अंदर गैरिजन एक है जिसके अंदर 1000 लोगों का 48 डेज़ का खाना आपको देखने को मिलेगा, पर उन्होंने क्या किया और 600 लोगों को बुला लिया। ऑब्वियसली जब बुलाएंगे तो जल्दी खाना ख़त्म होगी ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो आपको पता होना ज़रूरी है, जो भी यहाँ पे बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे आपको देखिएगा किस हिसाब से आपको इसका जो आंसर बनेगा, जो कि m1 / w1 के हिसाब से आराम से अगर देखेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा आराम से यहाँ पे 1000 × 48 / 1600, यानी 30 दिन के अंदर वो खुद लोग इतना लोग ख़त्म कर देंगे, तो 30 दिन बनेगा, 30 दिन का खाना सब ख़त्म हो जाएगा। आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से करना पड़ता है, वो आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, tan α यानी 4/3 बाकी sin α + cos α फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जो कि tan α अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड होता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 5 बन जाएगा। देन sin α = यहाँ पे 4/5 और cos α = 3/5, ये दोनों करने से 7/5 बन जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज़ 16220, आउट ऑफ दिस 55% आर मेन एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मेन और चिल्ड्रन 55% है। अब यहाँ पे पूछा गया वुमेन कितना, बाकी जो बचेगा 45% वही लोग हैं ना, 45% कितना है, तो आराम से 100% अगर 16220 है, 45% जो बनेगा वो वुमेन 7299 इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अब अगला देखिए, सम ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
ये जो सवाल है ये कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा। उन्होंने पूछा सम ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी यहाँ पे दिया जा रहा है 8 + 11 + 14 + 17 प्लस ऐसे करते 15 तक आप कर सकते हो। यहाँ पे 4 दिया, बाकी आप देख लीजिएगा 11 करना है आपको। तो यहाँ पे Tn = 2n/2 × 2a + n-1 d इज द फॉर्मूला। यहाँ Tn जो भी दिया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा किस हिसाब से Tn फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे n/2 जो कि यहाँ पे 2a + n-1 × d के हिसाब से अगर करेंगे तो आराम से आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 435 आंसर आपका बन सकता है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा Tn = n/2 यहाँ पे जो भी दिया गया 2a + n-1 × d, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, इसका आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ डबल्ड द प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल्ड, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे जो भी देखा जाए सेलिंग प्राइस को क्या किया, डबल किया इन्होंने। अब यहाँ पे द प्रॉफिट गेट्स ट्रिपल्ड, प्रॉफिट क्या होगा, ट्रिपल होगा। तो यहाँ पे जो भी दिया गया कितना प्रॉफिट मिला उनको, 50% मुनाफा हुआ। वो कैसे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 200 था तो उनका ट्रिपल हो गया तो 600 हो गया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस बाय माइनस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे अगर 300, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से इसमें अपलोड करके, सो यू कैन डायरेक्टली गेट द 300 का मुनाफा हुआ कितने पे, 300 का मुनाफा, कॉस्ट प्राइस कितना था वो 200 रुपये, यहाँ पे 600 रुपया बन रहा है। जो न्यू कॉस्ट प्राइस है × 100 के हिसाब से 50% का मुनाफा हुआ है दोस्तों। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3401 सो दैट द सम इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। 3401 को यहाँ पे कितना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 2 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, करने से आपको आंसर मिल जाएगा। पॉलीगॉन के अंदर 5 डायगोनल है, साइड्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो चिल्लर सवाल है दोस्तों। नंबर ऑफ डायगोनल्स आप जानते हैं n × n-3/2, जो कि n आप फाइंड आउट करनी है, डायगोनल आप 5 दिया है तो इसका n² - 3n - 10 = 0 बनेगा। तो 5 दूना यहाँ पे 10 बनेगा। तो आराम से आपको पेंटागन पता चल जाएगा, साइड्स 5। द सम ऑफ 600 अमाउंट्स टू ₹720 इन 4 ईयर्स, मतलब 4 साल में 120 रुपये का उनको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। कितना रेट परसेंट था, 2%। उसी हिसाब से अगर करेंगे तो आपको पता चल ही गया यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो उस 120 रुपीज़ को अप्लाई करने से आपको आराम से यहाँ पे क्या हुआ, 5% रेट परसेंट मिल जाएंगे, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 2%। तो अमाउंट कितना बनेगा बोल रहा है वो यहाँ पे। तो सीधा 600 + 168, तो आराम से आपको करने से तो अमाउंट जो बनेगा वो 768 रुपीज़ बनेगा दोस्तों। यही आपको पूछता है। आफ्टर रीडिंग 5/8 ऑफ ए बुक 168 पेजेस आर लेफ्ट। यहाँ 5/8 में 3/8 बचा है। 3 का कितना दिया है, जो बचा है 168 है, यानी 3 × 56 168 है। टोटल कितने हैं, 8 है। 8 × 56 यानी 448 पेजेस। तो यहाँ पे 5 ख़त्म कर दिया ना, बाकी 3 ही तो बचा 8 में से, तो 3 का बराबर है 168। तब जाके ये ऐसे सवाल बन सकता है। व्हाट इज़ द 20% ऑफ 50 + 20% ऑफ 70, इसके हिसाब से अगर देखा जाए आपका आंसर आराम से 24 बन जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, बेकिंग सोडा, जो कि आप जानते हैं केमिस्ट्री आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। बाकी आप सोडियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोरेट, सोडियम का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आप आराम से याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट, जो कि रॉक सॉल्ट आप जानते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड NaCl। बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। मेंडलीव पीरियडिक टेबल जो है, जो भी बनाया दिमित्री मेंडलीव ने, इन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने बनाया, जो आपको याद रखना ज़रूरी है। आइसोबार्स आर एटम्स शोइंग सेम, जो कि आइसोबार्स होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब अलग अलग आप जानते हैं। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है। आइसोबार्स में क्या है, यहाँ पे सेम न्यूक्लियंस होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। न्यूक्लियंस, वो क्या है न्यूक्लियंस, आप देख लीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉज्ड बाय, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं, ये किस लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वेपर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और वाटर वेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट। द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट, जो कि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट
ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ से आपको मीथेन से आपको देखने को मिलेगा। द मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोकार्बन पोल्यूटेंट वो है मीथेन यानी बायोगैस। इसी को हम प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं, साथ में मार्श गैस भी कहते हैं। CH4 होता है दोस्तों। बाकी ब्यूटेन आप LPG सिलेंडर के अंदर देख सकते हो, प्रोपेन भी सिलेंडर में थोड़ा कम मात्रा में देख सकते हो। ईथेन जो कि आप मुझे बताएंगे कि कौन सा जगह पे ईथेन ज़्यादा देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, जो कि आप जानते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी pH वैल्यू शून्य होता है, वो है 0 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसके बाद स्टमक एसिड होता है दोस्तों। अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी pH वैल्यू 14 अगर है, 14 आपको देखने को मिलेगा कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बाकी आप जानते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट कहाँ यूज़ किया जाता है, और साथ में हाइड्रोजन नाइट्रेट कहाँ यूज़ किया जाता है, चेक कर लीजिएगा। वाइट फास्फोरस इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन वाटर, जो कि आप जानते हैं रेड फास्फोरस मैच स्टिक में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है वाइट फास्फोरस, जिसको हम पानी के अंदर स्टोर करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप पानी के अंदर स्टोर नहीं करोगे ये जल जाएगा। पानी जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको देख के वो सीधा जल जाएगा। सो इट प्रिवेंट फ्रॉम बर्निंग, तो वो बचाता है पानी के अंदर स्टोर करने से। यहाँ पे जो वाइट फास्फोरस है वो जलेगा नहीं। अगर आप ठीक उसी तरह सोडियम अगर मेटल जो है आप केरोसिन से बाहर निकालोगे, अगर पानी में डालोगे तो वो ब्लास्ट होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना ज़रूरी है, सोडियम को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, वाइट फास्फोरस को पानी में। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ प्योर वाटर दिया गया है, जो कि pH आप जानते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कि प्योर वाटर का क्या है 7 होता है दोस्तों। और आपको पता होना ज़रूरी है स्टमक एसिड कितना होता है, और साथ में ब्लड का 7.4 होता है दोस्तों। ये सब चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। 14 यानी कास्टिक सोडा, 0 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या है, जो कि क्लोरोफॉर्म कहाँ यूज़ किया जाता है, इनको एनेस्थीसिया के टाइप में यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी जंतु को, जैसे कि आप जानते हैं सांप वगैरह को स्टोर करने के लिए क्लोरोफॉर्म के अंदर प्रिजर्व किया जाता है, कुछ सालों तक वैसे के वैसे रहेगा। सो ठीक उसी तरह अगर आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है, जो भी क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला है वो CHCl3 होता है दोस्तों। ये आपको पता होना ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनेस्थीसिया की तरफ यूज़ किया जाता है ऑपरेशन वगैरह इंडस्ट्री में। सो आई होप ऑल दिस क्वेश्चन जो भी दिया गया है, इनमें से जो भी 50 सवाल दिए हैं ये सब जेन्युइन क्वेश्चन पेपर के सवाल है। अगर आपको कहीं कहीं आपको लगता है कि सर कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पा रहा है, आई अंडरस्टैंड, कुछ क्वेश्चंस आप अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आपको फास्ट लगता है आप आराम से इसको पास करके देख सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन आर्ट्स एंड आर्ट्स। ये आपके पास टाइम है, आप आराम से जो भी दिया गया पिक्चराइज्ड आराम से पॉज करके आप देख सकते हैं। और अगर मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए इनका, हम आपको घर तक पहुंच जाएंगे बाय स्पीड पोस्ट। आप मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।